Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I am Rakhi Bakshi. In this show, we have been talking to different personalities, and since it's election time, we are talking to different political leaders. The lady we are in conversation with has spearheaded Narmada Bachao Andolan. She is a veteran social activist and now Aam Aadmi Party candidate from Northeast Mumbai. She is Medha Patkar. Welcome to the show. आपको इतने दिन से सब लोग जानते हैं, हम लोग देखते रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट आप रही और बहुत मजबूती से काम किया आपने। अचानक फैसला क्यों लिया कि आप राजनीति में आएंगी? हालांकि एक मूवमेंट तो बन रहा था, लेकिन ये फैसला किस तरह से लिया और क्यों? नहीं, फैसला अचानक तो लिया ही नहीं, क्योंकि हमारे संगठन में मेरा उपवास हो या और कोई रैली, बहुत चर्चा विचार के बाद ही निर्णय लेते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ था और इसमें यही हुआ कि मूवमेंट्स से निकलकर ही आम आदमी पार्टी बनी और मूवमेंट्स के लोगों को भी ये महसूस तो होता रहा ही है कि राज्य जो है, द स्टेट, द ऑमनीपोटेंट स्टेट, उसका चेहरा बदल गया है, उसका चरित्र बदल गया है। इसलिए आप उनके दरवाजे में जाओ या फास्ट करो, आपको जो भी आश्वासन मिलेंगे उसकी पूर्ति होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी लगा था हमको कि अंदर भी कोई जाकर एक संघर्ष करे, एक आंदोलनकारी। इसी से अगला सवाल मेरा उठता है कि आंदोलन जब आप करते हैं तो व्यवस्था के खिलाफ करते हैं, एक आक्रोश रहता है, और फिर ये कि आप व्यवस्था में जाते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं हालात या चीज़ों को, तो एक तरह का एक विरोधाभास है ये। पर हम पूरी रूप से व्यवस्था विरोधी नहीं कहा जा सकता राखी जी, क्योंकि जैसे माओइस्ट माइट से अभी वो भी नहीं बोलते, वो नेपाल में सत्ता में आ गए, लेकिन अन्यथा माओवादी ये कहते हैं कि द स्टेट शुड विदर अवे। वो भूमिका हमारी नहीं है। हम लोग व्यवस्था बदलने की बात करते हैं और विकल्प हमारे पास तैयार है, चाहे जल नियोजन का हो, चाहे ऊर्जा निर्माण का हो, चाहे गृह निर्माण का हो, चाहे चुनाव सुधार का हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म्स का हो। और उसको लेकर अगर सत्ता में आए तो हम लोग उसी को अमल में ला सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था होगी जो जनवादी होगी, जनसत्तावादी होगी, जो अधिक जनतांत्रिक होगी। और साथ साथ पर्यावरण की निरंतरता का विचार करके और एक पीढ़ियों के लिए हमको संसाधन बचाने हैं। कहीं ना कहीं ये डिबेट शुरू हुआ जब दिल्ली में सरकार आई आम आदमी पार्टी की, कि आप एक तरफ एक्टिविज्म तो शायद अच्छा कर सकते हैं, शोरगुल मचा सकते हैं, धरने पे बैठ सकते हैं, लेकिन जब व्यवस्था संभालने की बात आती है, गवर्नेंस की बात आती है, तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखिए, पहले तो जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था तो एक चुनौती दे रहे थे कि आप चुनाव में क्यों नहीं उतरते, और चुनाव में उतरे। वैसे ये दूसरी चुनौती देनी शुरू की कि आप गवर्न नहीं कर सकते, आप राज्य नहीं चला सकते। तो ये तो एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है, एक ढकोसला है इनको राज्य में आने से रोकने का। लेकिन प्रत्यक्ष में यह है कि हम लोग कोई गवर्नेंस में कम नहीं पड़ सकते हैं। गवर्नेंस कोई इस चीज़ का नाम नहीं कि आप एक आवेदन दे दो और 10 दिन में आपको जवाब दे दे, वो नहीं है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब कि कौन राज्य करेगा, कैसे राज्य करेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या गरीबों को और श्रमिकों को, वैसे ही मध्यम वर्गीयों को, जो ईमानदार हैं, उनको सही जगह और स्थान होगा। अर्थनीति कैसी होगी, क्या वो सभी को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान वाली देंगे? आपने अर्थनीति की बात कही तो वहाँ से एक सवाल लूंगी कि अर्थनीति की जब आप बात आती है तो यहाँ कई बातें नजर आती हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को कहा गया कि आप फ्रीबीज, आप मुफ्त चीज़ों देते हैं और वोट बटोरते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, दिल्ली का अनुभव हमने देखा कि इस तरह से बिजली पानी की बातें हो रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल नहीं था। ये बातें उठी व्यवस्था में कि कहाँ से पैसा आएगा। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। फ्रीबीज तो आजकल शराब से ज़्यादा नशा लाने की बात हो गई है। और मध्य प्रदेश में भाजपा को हमने देखा कि ट्रक लोड्स भर के वॉशिंग मशीन्स बांटी, क्विंटल्स ऑफ चांदी आई। जिन कंपनियों के साथ ये MOUs करते हैं उनसे बहुत सारा मदद लेते हैं, ये भी हमने देखा। तो ये निश्चित है कि हम लोग तो उसके खिलाफ हैं, पर साथ साथ सरकार चलाने समय नीतियाँ कैसे बनेगी। पानी और बिजली का मुद्दा उल्टा हमारा ये आरोप है सभी मुख्य धारा की पार्टियों पर कि वो न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में इसको कभी लेते हैं। ये तो बिल्कुल गांधी विरुद्ध मोदी जैसे ही मुद्दे अधिक उठाते हैं, कभी विदेशीकरण का मुद्दा उठता नहीं है, विदेशी व्यक्ति का मुद्दा उठता है। तो हम लोग तो इन मुद्दों पर न केवल आश्वासन देते हैं, आम आदमी पार्टी ने
केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया। और 700 लीटर पानी मुफ्त देना ये बिल्कुल संभव था और संभव है। क्यों? क्योंकि जल बोर्ड के वहाँ के अधिकारी या हर राज्य की बात होगी, हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। एक मिनट इसकी बात पूरी करती हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत भ्रम फैलाया गया है, वो किसी से भी हो। और इसमें पानी का नियोजन एक कंजम्पशन लेवल निश्चित करने की दिशा में था। 700 लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इससे अपने आप एक कंजम्पशन पर रोक लगी जो समता और न्याय के लिए जरूरी है। अच्छा। ऊर्जा की नीति, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल। और ऊर्जा में आधा पैसा दर आधे पर लाना ये इसलिए संभव था क्योंकि दोनों कंपनियां जिनको बिजली का वितरण दिया गया था, रिलायंस और टाटा, चढ़ा बढ़ा के दाम लेकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट कम करने की बात तो होनी ही चाहिए, नहीं तो सही दाम में कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी। ये बात अब जो प्रॉफिट की है उससे अगला सवाल फिर निकल जाता है कि बात आप जैसे कह रही हैं बार बार, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमने देखा एक विरोधाभास वहाँ भी है कि विकास कैसे हो और साथ ही साथ लोगों को भी कैसे शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहा जिसमें आप लोगों के साथ और व्यवस्था के खिलाफ लड़ती रही। तो कैसे देखती हैं कि ये डेवलपमेंट वर्सेस और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है उसको संभाल पाएंगे आप आगे? मेरे तो पीएचडी का विषय ही विकास था, इसलिए स्पेंसर कॉम्टे से लेकर आंद्रे गुंदर फ्रांक तक और रजनी कोठारी जी तक विकास की अवधारणा पर बहुत गहरा अध्ययन हम लोगों ने किया था। और आज भी हमको लगता है कि विकास केवल विस्थापन, विनाश और विषमता बढ़ाने वाला नहीं हो सकता है। इस देश में संवैधानिक मूल्यों के और मार्गदर्शक सिद्धांतों की चौखट में अगर राज्य चलाना है तो हमें समतावादी विकास आना जरूरी है। वो कैसे होगा विकास? आज और ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? देखिए, आज देश खेती प्रधान है, तो खेती के पक्ष में नीतियाँ होनी चाहिए। खेतीहरों के और मजदूरों की संख्या भी खेत मजदूरों की ज़्यादा है, तो उनको सही काम में सही दाम और सही उपज का सही दाम देना चाहिए। खेती बचानी चाहिए। औद्योगिकरण अगर आपको लाना है तो खेती विरुद्ध औद्योगिकरण, ये विरोध हमारे मन में है ही नहीं। हमें उद्योग भी चाहिए, खेती आधारित उद्योग वहाँ जहाँ खेती अधिक है, प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग वहाँ जहाँ जो संसाधन उपलब्ध है, और वो सर्वसहमति से नियोजन करके होने चाहिए। बंजर जमीन पर आप उद्योग लगाओ। सिंगूर का प्रोजेक्ट जरा 60 किलोमीटर दूर जाता तो बंजर जमीन पर होता, और वही बात हर मेगा सिटी के, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला रहे हैं। लेकिन इस डिबेट के बारे में और बात कीजिए कि आखिर एक तरफ अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता है, नेता आता है, कहता है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ये जरूर थीम और शब्द होता है विकास, और दूसरी जगह है आम लोग, आम आदमी पार्टी जिसके लिए खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं विकास दिखाना है, विकास के रास्ते पे ले जाना है, तो दोनों को संभाल कर सामंजस्य बनाएगी कैसे? देखिए, और आप कैसे इसको देखते? विकास बदलाव का नाम है, पर बदलाव किस दिशा में, किसके साथ, किसके पक्ष में और किस प्रक्रिया के द्वारा, ये तो तय करना ज़रूरी है। कोई वो नहीं करते, एक तंत्र मंत्र जैसे विकास को घुमाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स मना नहीं है चुनाव आयोग से, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके देते हैं। हमारे लिए संभव नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेधा पाटकर जी से, एंड यू आर वाचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बट कम बैक शॉर्टली एज वी आर आल्सो कमिंग बैक। Welcome back to the show. You're watching The Quest. We are in conversation with Ms. Medha Patkar. Tell me, you've also led this National Alliance for People's Movement, and then we saw that you were, as you were talking initially also, it was all gearing up to some kind of political intervention. But I would like to also ask you, you were very close to Anna Hazare. Now we are seeing that kind of a gap coming in between. How would you see this whole transition from Anna Hazare's movement to finally joining Aam Aadmi Party? I think at least I'm concerned, as far as I'm concerned, there is no miscommunication or lack of communication between me and Anna Hazare. The only thing is, I think Anna would do better if he remains outside the electoral political system. Politics we have always been in, because whatever is the movement politics and people's politics, that also tries to change the relationship between the state and its people. And so is Anna on the same path. But Anna did not decide to join any party, and whenever he tried to support someone, there was always a controversy. I think Anna would do better if he stays out as a pillar of the society himself and not just the pillar of the state. Okay, another thing we were talking earlier about, this whole
debate again about this corporate versus development and all that. Another person, and this is now a new debate from your party, who's being fielded from Maharashtra itself in Mumbai, is Meera Sanyal, and the debate is how the two go together. Somebody like Meera Sanyal, who was working with a bank which funded Enron, and now you here talking about people's movement. How would you look again at this kind of contradiction? Rakhi, you missed it. That was my impression too. But Meera Sanyal actually did not approve funding to Enron. That is what she said in one of the interviews. Okay. So, but that is not the only minimum common denominator between us. Meera Sanyal is a sensitive person, is a non-corrupt banker. I am not saying there should be no banks in India. So as far as the banks are concerned, she would certainly have her say in the financial allocations to the financial, mismanagement, and she would stop the latter. So I think she has been showing great sensitivity towards the workers and the laborers' issues, towards the slum dwellers in her own constituency, towards the minorities in her own constituency. When Arvind ji came, we had a Sampark rally, and we ended in her constituency at the Khilafat House, and we were all thrilled to see the original documents of the 1920s movement. दादी ये सवाल भी उठा कि क्यों नहीं आप गुजरात से आपने अपना कैंडिडेचर लिया, या क्यों नहीं आप गुजरात जहाँ के लिए आप इतना लड़ी हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ से क्यों नहीं आपने चुनाव लड़ने का? देखिए, गुजरात में मैंने मुख्यतः धरातल पर काम किया वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व गुजरात के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में, और वहाँ छोटे छोटे समूहों को साथ 83 से 86 87 तक, और वहाँ तो आरक्षित जगह है, और गुजरात का जो नीचे का क्षेत्र है नर्मदा का आदिवासी क्षेत्र, वहीं मेरा काम रहा। जब मैं अहमदाबाद में रहती थी तब मैं दलितों के बीच थी, मजदूरों के बीच थी, पर उसके बाद बहुत सालों तक 17 साल तक मैंने बम्बई के उन बस्तियों में काम किया, उन मध्यम वर्गीयों के साथ काम किया जो भ्रष्टाचार या अत्याचार अन्याय के शिकार होते रहे। और नर्मदा में भी काम है, वहाँ भी आरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि मुंबई में ये काम ही नहीं तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है यहाँ के लोगों के सवाल उठाने की, जो मैं बुनियादी निकष मानती हूँ। कहाँ से लड़ना कि ये सफल होगा? आपके खिलाफ यहाँ संजय दिना पाटिल का रिट समाया है, कैसे लगता है कि आपकी क्या रणनीति है जिसके लिए आप? वही मैं कह रही थी कि सामने कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है इसीलिए उसके सामने मैं खड़ी हो जाऊं, ये मेरे मन में निकष नहीं है चुनाव क्षेत्र चुनने का। मेरे मन में निकष पार्टी का रहा है कि कोई बड़ा लीडर है उसके खिलाफ करना पड़ेगा। एक पार्टी के स्तर पर एक रणनीति होगी और एक व्यक्तिगत स्तर पर भी एक रणनीति होगी, इसकी एक कॉम्प्लीमेंटरिटी पूरकता हो सकती है। मुझे बहुत ही नैतिक और भावनाशील रूप से जनता से जुड़ाव लेकर जहां मैं जा रही हूं, आज भी चुनाव प्रचार में एक एक गली गली में, कहीं वेश्याओं की गली भी है, कहीं मैं जाती हूं तो छोटे छोटे टेलरिंग यूनिट्स हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स भी है। सभी को ड्रेनेज चाहिए, पानी चाहिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना है, राशनिंग का, गैस सिलेंडर का, सभी को विकास नियोजन में सहभाग चाहिए। बहुत सारी बुनियाद एक हो सकती है और मैं इनके सबके साथ जुड़कर कितना बड़ा काम 5 साल में करना है यही सोचकर धक जाती हूँ, तो मुझे इसी में खुशी है। कहीं ना कहीं हम आम आदमी पार्टी की भी बात करें, पहले ये बात हुई थी, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, कि बहुत सारे वायदे जो किए गए वो कुछ दिन बाद लगा कि वो शायद उस तरह से पूरे नहीं हो पा रहे। इसी तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा कि नहीं लोकसभा का पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, पर आगे अब उनकी जो पूरी मंशा है और जो काम है वो दिख रहा है। तो कैसे लगता है आम आदमी पार्टी का सफ़र, जब आप कह रही हैं कि एक तरफ मोदी जी और बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी हैं, किस तरह से आप देखेंगे ये पूरा चुनाव और आम आदमी पार्टी को? देखिए, कथनी नहीं करनी है राहुल गांधी की स्लोगन जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष में बहुत अंतर है। मैं एक ही उदाहरण दे दूं, अभी अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाने की बात की है, तो अंबानी की 27 मंजिली बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर क्यों है? सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, पर 84 के दंगे कोई भूल नहीं सकते हैं, और नहीं 1993 के। मोदी जी भी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इससे और विरोधाभास तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग जो कि जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है और जो अर्थनीति में
आम आदमी की अर्थनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली के ही अगर संकल्प पत्र को देखा तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की बात उठाई, FDI इन रिटेल की बात उठाई। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स खुश नहीं थे और वो बहुत असंतोष उन्होंने देखिए हर जगह पर कहीं ना कहीं 49 दिनों में सब कुछ नहीं हो पाया तो थोड़ा छूटा हुआ है, तो निश्चित उसके ऊपर और समय चाहिए था। लेकिन जब कांग्रेस बीजेपी ने अंदर से गठबंधन किया और जन लोकपाल जैसे बिल पर एक मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक घटना हो गई, बोलने भी नहीं दिया और माइनॉरिटी में चले गए, तो वो अनैतिकता होती, वो कठपुतली जैसे बैठने की बात होगी अगर वो बैठे रहते। इसीलिए वो निकल आए और जनता के बीच आए। आज बड़ी चुनौती वाराणसी में लेकर खड़े हैं और पार्टी ने 350 से आगे बढ़ना तय किया है सीटों पर। मुझे लगता है कि ये सबसे सब खुश नहीं होंगे पर बहुत आम इंसान खुश है, आम औरतें भी खुश हैं। चलिए उन आम औरतों की जिनकी आप बात कर रही हैं, एंड विल कंटिन्यू टॉकिंग टू यू ऑफ कोर्स, एंड यू आर वाचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस मेधा पाटकर। वी आर टेकिंग अनदर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे। You're watching The Quest and we are talking to Miss Medha Patkar, and of course when we talk about you we have to talk about this National Alliance for People's Movement. It's supporting you, उनकी मदद आपको मिल रही है? वो तो जिसकी मैं एक संस्थापिका हूँ, ऐसा एक समन्वय है जन आंदोलनों का, और उसने इतनी सुंदर विचारधारा उभारी है। पॉस्को से लेकर कहीं पैडी फील्ड्स, धान की खेती केरल की बचाने तक, और कहीं खेत मजदूरों से लेकर मुंबई में मध्यम वर्गीयों को बिल्डर का जो हमला हो रहा है और गरीब बस्तियों तक, ये सभी मुद्दे हमने उठाए हैं। नदियों के, पहाड़ के, पर्यावरण के ही नहीं तो सही विकास नियोजन के भी। तो ये नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स की एक देन है। योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, ये सब हमारे साथ ही जुड़े रहे लोग। आज आम आदमी पार्टी आम लोगों के, वो लोग जो हाशिए पर रहते हैं, उनकी आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए खासकर आप जैसे लोग कार्यरत हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी, हम ये मानेंगे और हम सबको देखना चाहिए कि उनके लिए काम किया, गरीबी उन्मूलन के लिए जो काम किया, राजीव आवास योजना है जिसमें गरीबों को घर देने की बात की, उसमें भी आपका काफ़ी हस्तक्षेप रहा। तो कहीं ना कहीं उन हाशियों पर बसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए आज नैनो है, जो छोटी गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उन छोटे लोगों की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक सपना दिखाना, उन सपनों को पूरा करना, ये भी कहीं ना कहीं हुआ है। वहीं मैं आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो गवर्नेंस की बात कर रही हैं, आप कैसे देखती हैं कि वो दोनों मिलकर चलें? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऊपर भी उठाना है, उनके लिए लड़ना तो है पर उनकी ज़िंदगी को सुधारना भी। देखिए, कांग्रेस को मैं ही ज़्यादा जानती हूँ, ऐसा मुझे लगता है, नम्रता से बात करें तो। लेकिन कांग्रेस ने कभी हमको इतना अपना नहीं माना जितना मानना ज़रूरी था। सेक्युलर कम्युनल एक ही डिवाइड नहीं होता, ये हम उनको कहते गए कि आपका करप्शन चाहे आदर्श घोटाले में हो, चाहे बिल्डरशाही में हो, चाहे और कहीं, ये क्यों नहीं आप ख़त्म करते। इसीलिए अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरोध में होती तो जनरल लोकपाल को अन्ना हजारे जी के पहले नहीं तो दूसरे अनशन में कम से कम साथ देती। जब हम बातचीत करते थे, और कहीं ना कहीं फिर लोकपाल बिल जिस तरह से आया, नहीं, जो लोकपाल बिल आया उसकी तो बात अभी पोल खोल जैसी सामने आ गई कि फैली नरीमन जैसे अधिवक्ता को और जस्टिस थॉमस को सर्च कमेटी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनको अधिकारी नहीं दिए थे। हमारा यही कहना है कि कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां उस राज्य स्तरीय जनरल लोकपाल को भी उन्होंने नहीं लाया। कांग्रेस हरदम कुछ करती है पर बहुत सालों के हमारे संघर्षों के बाद, चाहे वो राइट टू फूड अभियान से आया हुआ 2 और 3 रुपए का गेहूं चावल का बात हो, चाहे वो भू अर्जन कानून को बदलने की बात, इसलिए उन्होंने जिसके पहले बहुत लोग शहीद दिए। कांग्रेस ने इसलिए दिल्ली में मौका दिया आम आदमी पार्टी को, आगे आम आदमी पार्टी को रखा। ये और बहुत आपने देखा कि जन लोकपाल बिल की जहां बात आई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से भी बात होती रहती, उन्होंने कहा कि हमने तो उनसे हाथ भी नहीं खींचा है अभी तक टेक्निकली। राखी जी, अगर आप ऐसा कहेंगे कि कांग्रेस ने मौका दिया और इसीलिए 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत के आई, तो लोग तो फिक्सिंग का आरोप करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर। तो ये तो मुझे नहीं लगता शीला दीक्षित या सोनिया गांधी भी मंजूर करेगी। लेकिन कांग्रेस ने बिनशर्त समर्थन दिया, वो उनको ज़रूरी था। अगर दूसरी बार चुनाव लड़ते तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाता और बीजेपी को भी 4 विधायकों को खरीदने की संभावना नहीं दिखी, हिम्मत नहीं हुई। शराब पैसा भी नहीं बांट पाई कोई पार्टी दिल्ली में। यही है चुनाव सुधार। वो केवल कहकर और मैनिफेस्टो में लिखकर नहीं होता है, प्रत्यक्ष उतारने से होता है, जो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा आपने बनाया है, वो आपके सामने बड़ा मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं बात आज ये हो रही है कि जो हमने देखा है आर्थिक स्थिति देश की है अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको कौन सी पार्टी गति देगी?
कहीं ना कहीं चारों तरफ से लोग जो दे रहे हैं, हम कॉर्पोरेट और अगर बिजनेस हाउसेस की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक हताशा है और सब लोग देख रहे हैं कि आर्थिक गति देश को कैसे मिले। तो ऐसे में लोग गति चाहते हैं, लोग चाहते हैं कुछ हो, मूवमेंट हो, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसमें धीमी पड़ती नजर आती है। देखिए, गति का मतलब केवल इकोनॉमिक विजन क्या है? कुछ ना कुछ निर्माण करना अभी भी एक कंफ्यूजन है। नहीं, इकोनॉमिक विजन क्या है? अभी हमारा संकल्प पत्र जाहिर होगा ही, लेकिन हमारी दृष्टि से हमारी इकोनॉमी आम लोगों के कुशलता, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ के देश की मनुष्य शक्ति और देश के साधनों पर अधिक निर्भर होगी। तभी स्वराज की संकल्पना केवल ग्राम सभा और बस्ती सभा तक नहीं तो राष्ट्र तक हम अप्लाई कर पाएंगे। और वो ज़रूरी, आज अगर इस देश के प्रति हमारा स्वाभिमान है तो देश का स्वावलंबन हमारा एक बड़ा मकसद होना चाहिए। आज जो अंधाधुंध रूप से विदेशी पैसा आता है, वो भी देश के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस है वो भी इस देश ने पहले 5 ईयर प्लान से मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, हमने कभी उसका विरोध किया नहीं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में निजीकरण को जगह कितनी और कहाँ होनी चाहिए और निजी कंपनियों को मुनाफा कितना होना चाहिए। 17 साल में अडानी जैसी मोदी सरकार के साथ जुड़ी हुई कंपनी 47,000 करोड़ रुपया कमाती है। ये वल्गर प्रॉफिटियरिज्म है। और अंबानी दुनिया मेरी मुट्ठी में कहने की हिम्मत भी करते हैं, ये भी एक क्रोनी कैपिटलिज्म है। और इनको जो संसाधन दिए जाते हैं वो ज़रूरत पूर्ति के लिए देश के आम लोगों को ज़रूरी है। तो हम लोगों को निश्चित जो भी पूंजी है उसको एक तो केवल पैसे की पूंजी में हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि किसान की अगर खेती किसी योजना में लगी है तो उसको भी उतना ही अधिकार है जो पैसे की पूंजी निवेश करने वालों का है। तो ये अगर हम देखेंगे, श्रम लगाने वाले श्रमिकों को भी आप अगर पूंजी निवेशक के तरीके से देखेंगे तो ये तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयर हो जाएगा और वही हमारी सबसे अधिक इकोनॉमिक ग्रोथ विद जस्टिस की संकल्पना होगी। और रोजगार निर्माण करने वाली इंडस्ट्रीज चाहिए इस देश को, बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने को प्राथमिकता चाहिए, खेती के उपज को सही दाम चाहिए ताकि रुपए में उनका जो 65 पैसे का शेयर था वो आज जो 10 पैसे पर लाया है, ये एक खोखलापन है। ये कहा जाएगा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पार्टी राजनीति में आती है उसको फंड चाहिए होता है, उसको कहीं ना कहीं सभी लोगों का सहयोग चाहिए होता है। अरविंद केजरीवाल जब कॉर्पोरेट इवेंट्स में गए तो उन्होंने कहा कि सबके साथ मिलकर हमें चलना है। तो उन्होंने कहा कि क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ हम नहीं चलेंगे। अंबानी के खिलाफ FIR दाखिल करना उन्होंने ही तो किया, किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं की थी। नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार किसी ने निकाला था, नहीं 2G स्पेक्ट्रम का जो प्रशांत भूषण जी ने निकाला। मुझे लगता है कि कुछ तो समन्वय की ज़रूरत होती ही है। मैं भी वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थी। बांध बांधने वाले और बांध पर सवाल उठाने वाले और वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र्स और चाइना के अधिकारी और साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर, हम सब लोग मिलकर जब एक यूनानिमस रिपोर्ट निकाल पाए तो इस प्रकार का एक ग्लोबल नहीं पर नेशनल पॉलिसी मेकिंग का एक नया एक्सरसाइज, प्रयोग नहीं सफल प्रयोग हम करने के लिए तैयार हुए। विधा जी, एक सवाल और कि कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी एक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इस पार्टी में कभी कभी आप जैसे कुछ मुद्दों पर आपको लगता है कि कभी कभी आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, आपको लगता है नहीं ये पार्टी की एक अलग राय है, मेरी अपनी एक राय है, ऐसे मौके आते हैं? नहीं, कभी थोड़े से विवादपूर्ण स्थिति में निश्चित पार्टी ने ढकेला है, पर को पूरी पार्टी ने नहीं, किसी व्यक्ति ने, समझो महिलाओं पर कुछ एक कमेंट्स किए गए तो महिला की तरह से, और जी अपने आप में कभी कुमार विश्वास ने किए, कभी सोमनाथ भारती, प्रशांत भूषण जी के भी अपने वक्तव्य रहे कश्मीर पे जो। बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि हम लोग हर वक्तव्य का एक वास्तविक विश्लेषण करते हैं, उस पर पोजीशन लेते हैं। ऐसा तो हमारे संगठन में भी होता है। कभी कितने भी आप किसानों को एक मुद्दे पर एकत्रित करो, गोलबंद करो, पर उनके मुंह से कभी जातिवादी विचार सुनने मिलते हैं तो हम उनको वहीं के वहीं रोकते हैं। आदिवासी और मैदानी किसान, इनके बीच में समन्वय बनाने के लिए महिलाओं को घर घर से निकलते हुए, अलग अलग जाति समाज की महिलाओं को जिन्होंने कभी पर्दा नहीं हटाया था, उनको निकलते हुए हम लोगों को सामना करना पड़ता ही है पुरुष प्रधान व्यवस्था से। तो ये एक व्यवस्था है और इसमें पुरुष प्रधानता जो है उसी के कारण आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और महिलाएं क्यों नहीं राजनीति में ज्यादा आ रही हैं? आप आई हैं कैंडिडेट बन के, हमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स चाहिए जो महिलाएं हों।
देखिए, उसके लिए हमने एक बुनियाद तैयार नहीं की है, इसीलिए तो पंचायत राज में 33% आरक्षण होने के बावजूद आगे पीछे एक पुरुष खड़ा होता है, ये कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और जहाँ तक राजनीतिक अवकाश की बात है महिलाओं के लिए, मेरा और मेरे संगठन का तो पहले से ये विचार रहा है कि एक तो चुनावी क्षेत्र छोटे होने चाहिए। मैं आज जो देख रही हूँ, MP हिम्मत ही नहीं करते इसलिए स्लम में घुसने की। हमें जैसे लोग ही कर सकते हैं कि हम हाई राइज बिल्डिंग के लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं और हम स्लम्स को भी देख सकते हैं और उनके विवाद आया तो हम मध्यस्थी की भूमिका भी निभा सकते हैं। लेकिन महिलाओं को सही अवकाश देने के लिए छोटे चुनाव क्षेत्र के अलावा हर चुनाव क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष, ये 2 जनप्रतिनिधि चुनना ज़रूरी है। और मैं ये विक्ट्री की साइन भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो महिला निश्चित रूप से मतदान करेगी ही। मैं अकेली महिला उम्मीदवार हूँ मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जीतने की यहाँ से उम्मीद ही नहीं, विश्वास होना पड़ता है जीतने के लिए राखी जी, और वो मेरे मन में है ही। क्योंकि हम जहाँ से शुरुआत करते हैं एक छोटे से आंदोलन की, वैसे ये एक नया आंदोलन है, हमारे बड़े आंदोलन का ये एक हिस्सा है। वो छोटा नहीं है, बहुत गहरा है, और वो हिस्सा राजनीति को बदलना चाहते हैं। हमारी सादगी के द्वारा, हमारे स्वयं पूर्णता के द्वारा हम जैसे रहते हैं वैसे रहते हुए हम लोग चला सकते हैं। ये चुनाव प्रचार में हमारा 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा और अंदाज दिख रहा है। और वो भी बहुत महत्व का है, क्योंकि 70 लाख की मर्यादा, वो भी केवल कैंडिडेट को, और पार्टी को कोई मर्यादा नहीं, यही तो भ्रष्टाचार की जड़ बनती है। जिससे वो पैसा लेते हैं उसके प्रति वो कटिबद्ध होने ही पड़ते हैं उनको। तो मुझे लगता है हमारे मतदाता हमको 1 वोट 1 नोट जैसा देकर जो मदद कर रहे हैं। अभी मैं नर्मदा घाटी से आई, 1 पैसा नहीं है हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में, लेकिन जगह जगह डब्बा घूम रहा है, दुकानदार दे रहे हैं। चलिए, ये एक नई आवाज़ है और उस आवाज़ की आप एक हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मेधा जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। और दिस इज मेधा पाटकर टॉकिंग टू अस इन द क्वेस्ट। होप यू लाइक दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। कीप वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।